आइए क्रिकेट की बात करते हैं। हमारे पास दो प्लेयर्स के ग्राफ्स हैं, एक है प्लेयर ए और एक है प्लेयर बी। दोनों के एवरेजेस तकरीबन सेम हैं, तो आइए देखते हैं कि किनको टीम में शामिल किया जाना चाहिए। प्लेयर ए की ख़ास बात यह है कि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हर इनिंग्स में वो कम से कम 50 रन या उससे ज़्यादा ज़रूर बनाता है, अगरचे वो कोई 150-200 रन्स की इनिंग्स नहीं खेलता है। जबकि प्लेयर बी की ख़ास बात यह है कि वो एक 7-10 इनिंग्स में एक मरतबा 150-200 रन्स की इनिंग्स खेलता है और अगले 6-7-8 इनिंग्स में 10 से कम रन बनाता है या 10 के आसपास रन्स बनाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका एवरेज ज़रूर सेम है, लेकिन प्लेयर ए की जो ग्राफ, प्लेयर बी की जो ग्राफ है वो फैली हुई है, यानी उसके जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादा है। जबकि प्लेयर ए की ग्राफ ज़्यादा फैली हुई नहीं है, वो कॉन्सनट्रेटेड है। तो हमें सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन मीडियन मोड, उससे ये पता नहीं चलता है कि कौन सा जो हमारी ड्रग है, या हम मेडिसिन की अगर बात करें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या नहीं है, या क्रिकेटर की बात करें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या नहीं है। हमें उसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी देखना पड़ता है अगर उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना हो तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में अब हम बातचीत करने वाले हैं, उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले हमारे पास रेंज है। रेंज अगर किसी डेटा में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो रेंज कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक डेटा है, डेटा सेट है, और हम इसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को माइनस अगर कर दें तो हमें रेंज की वैल्यू आ जाएगी। रेंज इज़ इक्वल्स टू 30 - 8 और ये 22 होगा। तो ये इसकी रेंज होगी इस डेटा की। अब यहाँ पर एक और हमारे पास डेटा सेट है, हम इसकी अगर रेंज देखें तो रेंज इज़ इक्वल्स टू 40, लार्जेस्ट वैल्यू 40 है, 40 - 3 इज़ इक्वल्स टू 27। तो रेंज 37 होगी। तो आप देख सकते हैं रेंज हमको एक दूसरे डेटा सेट से कंपेयर करने पे ये समझ में आएगा कि वो डेटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अब इसके बाद रेंज फ्रीक्वेंसी डेटा में किस तरह मेजर करते हैं वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेटा का एक टेबल यहाँ पर मैंने बना रखा है। मान लीजिए ये एजेस है हमारे पार्टिसिपेंट्स की, 20 to 40 ईयर्स के 7 पेशेंट्स है, 40 to 60 के 11, और 60 to 80 के 30, और 80 to 100 के 17। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डेटा होता है उसकी रेंज कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो अपर लिमिट होती है हाईएस्ट वैल्यू की, यानी हाईएस्ट हमारे पास ये 80 to 100 है, और इसकी जो अपर लिमिट होती है यानी 100, और जो लोअर लिमिट होती है लोएस्ट की यानी 20। तो हम ये अपर लिमिट जो हाईएस्ट की हो रही है और लोअर लिमिट जो सबसे स्मॉलेस्ट की है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें रेंज मालूम हो जाएगी। तो देखते हैं, रेंज इज़ इक्वल्स टू 100 - 20 और ये आंसर होगा 80। अब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला भी है हमारे पास, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट 100 है, 100 - 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 100 - 20 इज़ 80 डिवाइडेड बाय 120। तो अगर हम ये डिवीज़न करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमें ये आएगी
0.66, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा हमारा। तो आइए अब इसके बाद एक और हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, और वो है क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन। लेकिन उससे पहले क्वार्टाइल का एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पर फर्स्ट डेटा है और यहाँ पर लास्ट डेटा है। तो क्वार्टाइल क्या करता है, 3 क्वार्टाइल्स जब आ जाएंगे तो वो हमारे डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल है। तो हम जब इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं तो हम Q3 माइनस Q1 करते हैं, यानी जो सेंट्रल डेटा होता है उसको हम मेजर करते हैं। सेंट्रल 50% जो डेटा होता है उसकी रेंज मालूम करते हैं, और इधर का 25% और इधर का 25% नहीं देखते हैं। और इसकी रेंज जब हम मालूम करते हैं तो ये फार्मूला है हमारे पास Q3 माइनस Q1। और बाज़ वक्त इंटर क्वार्टाइल रेंज के बजाय सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर की जाती है, जिसे क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं, और इसके लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन का यहाँ पर फॉर्मूला है। हमें इस डेटा सेट के लिए क्वार्टाइल डिविएशन मालूम करना है, लेकिन उससे भी पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस डेटा की मालूम करनी होगी। जैसे कि मीडियन में हमने मालूम की थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 + 6 ये 10 होगा, और 10 + 8 18, 18 + 12 30, और 30 + 9 39 होगा। तो अब हमें मालूम करना है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल जो यहाँ पर आएगा वो कौन सी क्लास में आता है, कौन सी क्लास में आता है, थर्ड क्वार्टाइल कौन सी क्लास में आता है। तो वो मालूम करने के लिए, क्वार्टाइल मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Q1 = 1 × n + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये 1 Q क्वार्टाइल 1 की होगी। अगर Q थर्ड क्वार्टाइल की हम मालूम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 39 है। तो यहाँ पर 39 इसको प्लेस कर लेंगे हम, 39 प्लस ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। 39 + 1 40 होगा, = 40 डिवाइडेड बाई 4। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल 10 होगा, 40 डिवाइडेड बाई 4। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल है ये उस डेटा सेट में होगा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 के आसपास होगी। तो ये यहाँ पर ये क्लास में होगा, ये फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को मालूम करने के लिए हमारे पास, अब हमें ये क्लास कौन सी है मालूम हो गया, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Q1 = L1। ये फार्मूला वही है जो हमने मीडियन में इस्तेमाल किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। सेम वही फार्मूला है, m - c। अब इसकी फिर से मैं एक मरतबा आपको रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मीडियन के फॉर्मूले में है। L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, L2 अपर लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 50 है, और f जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास की फ्रीक्वेंसी f है, और m ये जो हमने मालूम की यहाँ पर ये फॉर्मूले से, ये वैल्यू हमारी m है, m यहाँ पर जो आती है, और c जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी ये क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आइए ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q1 = L1 यहाँ पर 40 है, 40 प्लस L2 माइनस L1, तो L2 50 है, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई f। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 यहाँ पर डाल देंगे। फिर m - c, m ये वैल्यू है हमने जो कैलकुलेट की थी 10, माइनस c क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है, ये 4 हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 50 माइनस 40 ये 10 होगा, ये 6 एज इट इज़,
10 माइनस 4 ये 6 हो जाएगा। अब ये चूँकि इनटू में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 कैंसिल हो जाएगा। 40 प्लस 10 हमारे पास आंसर होगा 50। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। अब हमें थर्ड क्वार्टाइल को भी मालूम करना है, तो सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल के लिए Q3 इज इक्वल्स टू 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो n यहाँ पर 39 है, टोटल नंबर 3 इंटू 39+1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 39+1 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया था, 39+1 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें वैल्यू 10 आई थी। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 10 होगी, तो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10, और इसका Q3 की वैल्यू होगी, Q3 की वैल्यू हमें आएगी 30 इज इक्वल्स टू 30। Q3 की वैल्यू 30 है। तो अब हमें ये देखना है 30 कौन से क्लास में आती है। Q3 ये क्लास में आ रही है, 30 यहाँ पर आप देख सकते हैं Q3। तो अब सेम यही फॉर्मूले में हम इसके वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए Q3 इज इक्वल्स टू, अब सेम L1, अब यहाँ पर L1 60 है, लोअर लिमिट 60 प्लस L2 70 है, 70 माइनस L1, फिर से यहाँ पर L2 माइनस L1 है, तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई F। इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 एज इट इज़ हम ले लेंगे। फिर ये जो M हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर M की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, वो 30 है। 30 माइनस C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी ये वाली क्लास से पहले की, 30 माइनस 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 60, 70 माइनस 60 ये 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 30 माइनस 18 ये 12 होगा। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी Q3 की 70। 60 प्लस 10 70 हो जाएगा। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आई है 30, Q1 की वैल्यू हमारे पास 50 आई है, ये Q1 की वैल्यू 50 है, और Q3 थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू 70 आई है। अब इससे हम क्वार्टाइल डिविएशन मालूम करेंगे। ये वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके क्वार्टाइल डिविएशन मालूम करेंगे। आइए मालूम करते हैं। तो क्वार्टाइल, ये वही टेबल है जो यहाँ पर मैंने लिखा था, मैंने उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू 70 है और Q1 50 है। 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, 70 माइनस 50 20 होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 10 होगा। तो क्वार्टाइल डिविएशन हमारे पास 10 होगा। और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन मालूम करना चाहें, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस सेकेंड थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। ये यहाँ पर हम वैल्यूज सबमिट करेंगे इसके। थर्ड क्वार्टाइल 70 है, और फर्स्ट क्वार्टाइल 50 है, और ये सेम ये 20 होगा, और ये 120 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12 1 ज़ा 12, और ये 0.12 1 ज़ा 12, फिर 8 बचेगा, 12 6 ज़ा 72,
तो हमारे पास वैल्यू आएगी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन की 0.16। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू है। तो यहाँ तक हमने क्वार्टाइल डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे।